नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका सी एस अक्षय। आज अपन बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। एंड ये सी ए इंटर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको जनरली 5 मार्क के लिए आता है। मतलब सी ए में सब जगह पे ही 5 मार्क के लिए आता है। बट ये अपने लेक्चर नंबर 2 होगा, ये कंपनीज एक्ट के अंडर। अभी इसके पहले अपन ने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज देखा था कि कंपनीज को इनकॉर्पोरेशन कैसे करना है, एंड उसके अपन ने सिलेबस भी डिस्कस किया एंड अपना पढ़ा के भी हो चुका है। अभी अपन आएंगे सेकंड सेशन पे। अब सेकंड सेशन जनरली ये बात करेंगे सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। बच्चे याद रखना, सेक्शन 8 कंपनी पे जनरली 5 मार्क कन्फर्म ही है। ये टॉपिक ऐसा है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। क्यों बच्चों? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी अगर मैं देखा जाए तो इसमें केस लॉ बहुत आती है। तो आज अपन आपके क्लास में सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है, उसको बनाना कैसे है, उसका लाइसेंस कैसे कैंसिल किया जाएगा, एंड प्लस उसके बाद अपन लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे एंड उसका आंसर राइटिंग भी करेंगे। तो ये सेशन आपको सेक्शन 8 कंपनी पूरा याद करके दूंगा, गारंटी के साथ होगा। कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आए तभी भी आपका इसमें पूरा हो जाएगा। एंड नोट्स मैंने बहुत सिस्टमेटिक बनाए, टू द पॉइंट बनाई है। अगर आप मॉड्यूल जाके पढ़ाओगे तो मॉड्यूल बहुत बड़ा दिया है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए है। वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज क्या है ना, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो दी है वो रिपीटेड बहुत ज़्यादा है। तो इसके से आपका मॉड्यूल बहुत बड़ा बन जाएगा। जनरली 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो अपन आज बात करने वाले फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 कंपनी। सबसे पहले फर्स्ट शुरुआत करने के पहले सेक्शन को याद कैसे करना है। अगर मैं सेक्शन 8 को कैसे याद करता हूँ, अगर सेक्शन 8 कंपनी मतलब जो प्रॉफिट नहीं कमाती है। अब जो लोग प्रॉफिट नहीं कमाते उनको वैल्यू नहीं होती है, जनरली ऐसा कहते हैं। तो जिसको नहीं वेट, मतलब जिसको नहीं वैल्यू, जिसको नहीं वेट, वो है सेक्शन 8। तो यार सेक्शन 8 कंपनी जिसको वैल्यू नहीं होती है वो होती है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए। अब ध्यान रखना बच्चों, जीवन में कोई भी इंसान अगर कंपनी बनाना चाहता है तो प्रॉफिट के लिए बनाता है। बट कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जिनको सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करना है, एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा करना है, कॉमर्स आर्ट्स साइंस में कुछ अच्छा करना है। तो ऐसे लोग जनरली सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं जिसमें इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो ये होता है सेक्शन 8 कंपनी। तो देखिए सिंपल पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया जाए तो इसे क्या कहेंगे कि जनरली कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग के लिए होती है। बट कुछ कंपनी जनरली होती है सिर्फ सोशल ऑब्जेक्ट्स के लिए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो प्रेम फाउंडेशन भी दिखा जाए तो एग्जाम में, तो यहाँ पे एक आपको देखिए प्रेम फाउंडेशन का एक एग्जाम्पल दिया है। प्लस अगर ऐसे कंपनीज़ का जो लाइसेंस मिलता है वो सेक्शन 8 कंपनीज़ के अंडर लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि लाइसेंस आप किसके पास अप्लाई कर सकते हो। बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से दिया। अगर फॉर एग्जांपल जनरली देखा जाए तो पावर किसके पास थी, तो अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी। तो अगर आपको कोई लाइसेंस चाहिए सेक्शन 8 कंपनी का, तो जनरली आपको किसके पास अप्लाई करना पड़ता था, आपको अप्लाई करना पड़ता था किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो इतना टाइम है नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को डेलीगेट कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसके पावर्स को डेलीगेट कर दिया, अपने पावर्स को किसके पास, एक तो आरओसी के पास डेलीगेट कर दिया एंड दूसरा रीजनल डायरेक्टर के पास डेलीगेट कर दिया। अब बच्चों ये आरओसी एंड रीजनल डायरेक्टर में डिफरेंस क्या है। अब देखा जाए तो ये आरओसी हर सिटी में हो सकता है, बट रीजनल डायरेक्टर रीजन वाइज होता है, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बट आपका आरओसी कंपनी में मतलब जहाँ पे आपके प्लेस है वहीं पे होता है, जनरली पुणे में मुंबई में। बट जहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे 2 सिटी को मिला के एक भी होता है। तो अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल आपको एओ में चेंजेस करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना है, तो उस केस में आपको आरओसी के पास जाना पड़ेगा। बट इन केस अगर आपको एमओए में चेंज करना है तो आपको रीजनल डायरेक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो दिमाग में फिक्स क्या करने का बच्चों जनरली, कि जब भी सेक्शन 8 कंपनी को अपना बनाना है, खुद को फॉर्म करना है, तो उस केस में जनरली सबसे फर्स्ट अगर आपको एमओए में चेंज करना पड़ेगा तो आपको रीजनल डायरेक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको एओ में चेंज करना पड़ेगा तो उस केस में आपको आरओसी के पास जाना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है शादी करने के लिए बायोडाटा मेंटेन करना पड़ता है, आपका जन्म होने के बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। वैसे कंपनी का जब जन्म होता है तो उसके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वो आरओसी के पास होते हैं, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास होते हैं, जहाँ पे आपकी कंपनी सिचुएटेड है। तो ये था बेसिक। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, चैरिटेबल कंपनी का मीनिंग पढ़ा। चैरिटेबल कंपनी मतलब कौन सी कंपनी होती है, सेक्शन 8 कंपनी, जिनका मेन ऑब्जेक्ट चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है, कॉमर्स आर्ट साइंस या फॉर एग्जाम्पल एनवायरनमेंट के लिए वो बनाते हैं। सेकंड अगर देखा जाए तो अगर आपको अप्लाई करना है इसके अंडर तो सेक्शन 8 के अंडर आप अप्लाई कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को डेलीगेट किया किसको, एक तो आरओसी को, एक तो रीजनल डायरेक्टर को। जब बात आएगी एमओए की तो रीजनल डायरेक्टर के पास जाना पड़ेगा, एंड जब बात आएगी कंपनी के नॉर्मल काम की है तो आपको बात करना पड़ेगा आरओसी के पास से। समझा आपको 2 पॉइंट्स। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हु कैन गेट अ सेक्शन 8 कंपनी, किसको सेक्शन 8 कंपनी मिल सकता है। तो देखिए बच्चों इसमें 3 कंडीशन है सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। क्या बच्चों, आपका ऑब्जेक्ट। अब इस आपका ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले फर्स्ट चैरिटेबल पर्पस, मैंने बताया था कॉमर्स आर्ट साइंस एनवायरमेंट सोशल चैरिटी सब कुछ होना चाहिए। सेकंड क्या बोलता है बच्चों आपको, कि जो इंटेंट टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट
और इनकम ओनली टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर गलती से भी अगर कोई आपको प्रॉफिट हो जाता है, गलती से भी अगर कोई प्रॉफिट हो जाता है, तो वो प्रॉफिट आपको उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना है। मतलब एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे शिरडी साई संस्था है, शिरडी साई संस्था में लड्डू बांटते हैं 10 रुपये में। अब वो 10 रुपये आप पे कर रहे हो, बट वो कोई प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं है। वही पैसा वापस कहाँ पे यूज़ किया जाएगा? लड्डू बनाने के लिए, लोगों को फ्री में खाना दिया जाएगा, उसी पर्पज़ के लिए वापस यूज़ किया जाएगा। तो सेकंड कंडीशन क्या बच्चों? जो भी आपकी इनकम आएगी, जो भी प्रॉफिट होगा, वो आपको उसी पर्पज़ के लिए वापस यूटिलाइज करना है। तो ये था सेकंड कंडीशन। अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूँ तो बच्चों, यहाँ पे आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, बिकॉज आपका इंटेंशन ही नहीं प्रॉफिट कमाना था। तो याद रखना, आप प्रॉफिट हुआ भी तो वो आपको ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना है, आपके चैरिटी के लिए यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। तो तीन मेन कंडीशंस क्या बच्चों? सबसे पहले फर्स्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चैरिटी होना चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस भी होना चाहिए। सेकंड ये कहता है कि अगर आप कोई इनकम अर्न कर रहे हो या प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, वो आपके ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना चाहिए। एंड तीसरा, आप कभी भी इसके अंदर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये मेन तीन कंडीशंस है। यस। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन कौन हो सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है सेक्शन 8 कंपनी के लिए? सेक्शन 8 कंपनी अगर आपको अप्लाई करना है तो ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ 2 लोग अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। इतना दिमाग में फिक्स कर लेना। सबसे पहले फर्स्ट कौन अप्लाई नहीं कर सकता? तो पहला इंसान है स्मॉल कंपनी, एंड सेकेंड है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। तो ये 2 लोग है ना, ये कभी अप्लाई नहीं कर सकते सेक्शन 8 कंपनी के लिए। तो 2 एक्सेप्शन याद रखना, बाकी छोड़ के पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी इंडिविजुअल इंसान है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। सिर्फ ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी इसके अंडर अप्लाई नहीं कर सकती। दूसरा बच्चों, सेक्शन 8 कंपनी को आइडेंटिफाई करना थोड़ा ईजी होता है। क्यों? जनरल कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो उनके नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मतलब पब्लिक कंपनी है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो उनके नाम में कंपलसरी उनको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नाम को यूज़ करना कंपलसरी होता है। बट ऐसे कुछ कंपनीज होते हैं जिनके नाम ये दोनों वर्ड्स नहीं होते, उसे कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी। तो ये क्या यूज़ कर सकते हैं? कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, ये यूज़ कर सकते हैं। और इनकी जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। याद रखना, क्या होती है? लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एंड लाइसेंस कौन अप्रूव करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या आरओसी भी लाइसेंस इनको दे सकता है। चलिए, अभी रजिस्ट्रेशन कैसे करने का है, बहुत सिंपल प्रोसेस बताऊंगा। आज क्या जगह आपको कोई भी कंपनी बनानी है सेक्शन 8 कंपनी, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होगी? एग्जाम में आ रहा है ना, क्वेश्चन आया तो दिमाग में फिक्स कर लेने का। सबसे पहले फर्स्ट आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा स्पाइस फॉर्म के साथ, INC 32 एंड प्लस फीस। तो 3 याद रखना, INC 32, स्पाइस एंड फीस। ये 3 डॉक्यूमेंट जाने चाहिए, फीस, INC 32 एंड स्पाइस फॉर्म। एंड इनके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? MOA एंड AOA, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेकंड, आपका एक डिक्लेरेशन जाएगा। डिक्लेरेशन मतलब किससे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कंपनी का कोई CA होगा, CS होगा, CMA होगा, एडवोकेट होगा, इनसे एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि सेक्शन 8 कंपनी का पूरा कंप्लाई हो चुका है, जो जो कंडीशंस मेंशन की थी हमने वो कंप्लाई कर चुके हैं। ऐसे एक डिक्लेरेशन देना चाहिए। किसने? एक प्रोफेशनल्स लोगों ने, CS या CMA। तीसरा आएगा बच्चों, जो सब्सक्राइबर्स होगा जनरली, मतलब जो भी सब्सक्राइबर्स होगा जिसने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया होगा, तो जनरली उनको एक इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा लास्ट 3 साल का। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा लास्ट 3 साल का, अपडेटेड होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपकी फाइनेंशियल मीटिंग अभी हुई है तो आप अपडेटेड भी दे सकते हो। तो यहाँ पे 3 साल का आपको कहना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा, प्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपके नेक्स्ट ईयर का देना पड़ेगा। सो लास्ट ईयर का नहीं, नेक्स्ट ईयर का, मतलब एस्टिमेट कि कितना आपका पैसा आने वाला है, कितनी इनकम आपकी होने वाली है, कितना आपका एक्सपेंडिचर कितना जाने वाला है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये आपके नेक्स्ट 3 साल का आपको एस्टिमेटेड देना पड़ेगा। लास्ट ईयर का नहीं बच्चों, क्योंकि कंपनी तो बन लिया, अभी अभी बनने वाली है। तो नेक्स्ट 3 साल का आपको क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट देना पड़ेगा कितने आपके पास इनकम आने वाली है। अब बच्चों आपको MOA में चेंज करना है। क्या करना है बच्चों? MOA एंड AOA में चेंज करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर MOA में चेंज करना, AOA में चेंज करना, तो किसके पास जाना पड़ेगा? तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस क्या बच्चों? अगर MOA में चेंज करना है तो रीजनल डायरेक्टर, AOA में चेंज करना है तो ROC के पास। कुछ नहीं बच्चों, एक जनरल मीटिंग करना पड़ेगा। जनरल मीटिंग करना पड़ेगा, उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एंड एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर मेंबर्स को कि उन्होंने रेजोल्यूशन क्यों पास किया, मतलब क्या रीजंस था इस, मतलब अल्टरेशन के लिए MOA में जो भी चेंजेस किया है। प्लस आपको INC 18 रीजनल डायरेक्टर के साथ फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, प्लस उसके बाद फीस जाएगा। एंड उस फॉर्म के साथ आपको जो आपने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया ना वो भी जाएगा, एंड प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, प्लस जनरल मीटिंग की जो नोटिस गई थी 14 डेज की, वो भी आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या कहूँगा, अगर मुझे कंपनी बनानी है आज सेक्शन 8 कंपनी, तो सबसे पहले फर्स्ट आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा स्पाइस फॉर्म प्लस INC 32 प्लस फीस। सेकेंड, अगर आपको अल्टरेशन करना है, जनरली चेंजेस करना है MOA में,
तो आपको रीजनल डायरेक्टर को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। बट उसके लिए आपको एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपके शेयर होल्डर की मीटिंग में। एंड वो शेयर होल्डर की मीटिंग में पास करने के उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होना चाहिए कि क्यों ये आप पास करना चाहते हो। एंड यही आपको INC 18 में रीजनल डायरेक्टर के साथ फाइल करना पड़ेगा फीस के साथ, एंड वो डॉक्यूमेंट के साथ फाइल करना पड़ेगा। एंड जैसे ये डॉक्यूमेंट आप फाइल करोगे तो बिफोर अल्टरेशन या कन्वर्जन, अल्टरेशन करने के पहले वो आपको एक नोटिस भी भेजना पड़ेगा इनकम टैक्स ऑफिसर या चैरिटी कमिश्नर होगा, इनको भी भेजना पड़ेगा। बिकॉज कहीं ऑब्जेक्शन है, कोई लाइबिलिटी पेंडिंग है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, तो उनको भी एक नोटिस जाना चाहिए बिफोर कन्वर्जन। एंड अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो 60 दिन के अंदर रेज कीजिए, नहीं है तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो 60 दिन का ये टाइम होता है आपका कन्वर्जन के लिए। मतलब किसी को ऑब्जेक्शन करना है या किसी को कोई डिस्प्यूट रेज करना है तो 60 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके बाद आपको ROC को भी इंटीमेट करना है। ROC को इंटीमेट करने के बाद आपको न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ेगा INC 19 में। अब न्यूज़पेपर 2 लैंग्वेज में जाना चाहिए, एक इंग्लिश में, एक वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब कोई भी रीजनल लैंग्वेज, आप जहाँ पे रहते हो महाराष्ट्र में मराठी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी रीजनल लैंग्वेज से। प्लस आपको न्यूज़पेपर, जो अपना न्यूज़पेपर आता है ना, उसका एक कॉपी आपकी वेबसाइट पे भी अपलोड करना पड़ेगा। एंड जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है लास्ट 3 साल के, वो आपको फाइल करने पड़ेंगे। कहाँ पे? अल्टरेशन के टाइम पे ROC के पास आपको फाइल करना पड़ेंगे, सॉरी हाँ, ROC के पास आपको फाइल करना पड़ेंगे लास्ट 3 साल के अपडेटेड। एंड प्लस बच्चों रीजनल डायरेक्टर, सॉरी रीजनल डायरेक्टर को फाइल करना पड़ेंगे। एंड रीजनल डायरेक्टर कंफर्मेशन करके ही आपका क्या कर देगा, वहाँ पे अप्रूवल दे देगा कि हम आपका कन्वर्जन एक्सेप्टेड करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस था। अपन ने देखा कि कैसे सेक्शन 8 कंपनी को बनाया जाएगा, सेक्शन 8 कंपनी के MOA को कैसे चेंज किया जाएगा, वो भी मैंने आपको बताया। बहुत सिंपल प्रोसेस है। क्या करने का, घर जाने के बाद सिंपल से यहाँ पे एक डायग्राम बनाने का। कैसे डायग्राम बनाने का? यहाँ पर लिखने का इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पर लिखने का अल्टरेशन। तो ये इनकॉर्पोरेशन में आपको पता है क्या था, INC फॉर्म था 32 प्लस स्पाइस फॉर्म प्लस फीस जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ आपकी MOA की कॉपी जाएगी, AOA की कॉपी जाएगी, प्लस डिक्लेरेशन जाएगा किसके पास से, CA CS CMA या एडवोकेट के पास से डिक्लेरेशन, प्लस डिक्लेरेशन फ्रॉम द सब्सक्राइबर के पास जाएगा कि हमने पूरा कंप्लायंस कर चुका है एज पर द सेक्शन 8 कंपनी, कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं है। ये किससे जाना चाहिए, CS या CMA प्लस सब्सक्राइबर से भी जाना चाहिए। ये होगा आपका इनकॉर्पोरेशन का पार्ट। अगर मैं कहूँगा अल्टरेशन का पार्ट, तो अल्टरेशन के केस में रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन जाएगा। रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन देना तो क्या करना पड़ेगा आपको, INC 18 में जाना चाहिए। उसके साथ साथ आपको इनकम टैक्स कमिश्नर होगा, चैरिटी कमिश्नर होगा, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जिसके अंडर आपकी कोई लायबिलिटी पेंडिंग है, उनको भी एक नोटिस देना चाहिए। 60 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन है तो रेज करेंगे, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर आपको रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। ये था आपका क्या बच्चों, ये था आपका प्रोसेस, इशू ऑफ सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन एंड अल्टरेशन ऑफ MOA। ठीक है, तो ये था बेसिक आपका दोनों का। अभी आपको रिवोकेशन करना है। रिवोकेशन का मतलब क्या है सर, कि फॉर एग्जाम्पल आपके लाइसेंस को कैंसिल करना है। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि कौन से केसेस में आपके लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। 3 केसेस याद रखना। पहला, अगर आपने जो कंडीशंस मेंशन किया था लाइसेंस में देने के पहले सेक्शन 8 कंपनी का, तो उसमें अगर लाइसेंस देने के पहले जो कंडीशंस मेंशन की थी उसका वायलेशन हुआ तो आपका लाइसेंस कैंसिल। सेकंड, अगर आपने फ्रॉड किया, लाइसेंस कैंसिल। थर्ड, अगर आपने पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया तो लाइसेंस कैंसिल। तो लाइसेंस कैंसिल होने के बाद जो कंपनी है तो उसके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नाम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो ROC करेगा फिर। एंड डिसीजन पास करने के पहले आपको पता है कि कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए, क्लास उनको चांस देना चाहिए सुनने के लिए। एंड उसके बाद आपको क्या कर सकते हो, आप लाइसेंस रिवोक कर सकते हो। एंड इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइंड इट इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस तो पक्का कैंसिल कर देगा। तो वाइंडिंग अप करते समय जितनी आपकी असेट है या लाइबिलिटीज़ है जो बचेगी बाद में, वो ट्रांसफ़र की जाएगी अनदर सेक्शन 8 कंपनी को। यार ना बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म है। अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी बंद हो रही है तो उसका कोई प्रॉफिट या असेट बच रहा है, तो वो सेम असेट प्रॉफिट किसी और कंपनी को जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है उसी कंपनी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो जनरल वाइंडिंग अप केस में क्या होता है, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी को बंद करना। तो जनरल वाइंडिंग अप में क्या होता है, कंपनी बंद करते समय जो भी प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट ये सेक्शन 8 कंपनी है, ये जो अपना जो प्रॉफिट आता है वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकती। अगर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकती तो मुझे एक चीज़ बताइए, तो ये जो वाइंडिंग अप में भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? तो सीधी सी बात है, इनकॉर्पोरेशन समय भी नहीं देंगे प्रॉफिट, और बंद होते समय भी प्रॉफिट नहीं देंगे सेक्शन 8 कंपनी को। अगर कोई प्रॉफिट होता है एक्सेस, दूसरी कंपनी को ट्रांसफर किया जाएगा जिसका सेम सिमिलर ऑब्जेक्ट है। ऐसा आपको ट्रिब्यूनल को ऑर्डर पास करना पड़ेगा, या तो आप इंसॉल्वेंसी बैंक तरफ से जो फंड है अपना उसमें भी आप क्रेडिट कर सकते हो पैसा, है ना,
या अमलगमेशन करना चाहते हो, अमलगमेशन मतलब किसी कंपनी के साथ अमलगमेशन करना चाहते हो तो अमलगमेशन भी हो सकता है सिमिलर कंपनी के साथ। या फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही, आपकी कंपनी सीक हो चुकी है, मतलब इनकैपेबल हो चुकी है, तो दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेशन कर सकते हो, वो कंपनी का आपका प्रॉफिट जो भी बचा हुआ है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओवरराइडिंग पावर्स होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर टू पास अ डिसीजन। एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या अपन ने पढ़ा अभी तक। देखिए मैंने यहाँ पे रिकैप भी डाला आपको रिवीजन करने के लिए। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, चैरिटेबल पर्पस, स्पेशल ऑब्जेक्टिव होता है सोशल। देन आरओसी या रीजनल डायरेक्टर के पास जा सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नाम यूज़ नहीं करना है आपको, ओपीसी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। डॉक्यूमेंट आपको फाइल करना है, एओए डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, 3 साल का इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा एस्टिमेटेड फॉर्म करते समय। एंड देन अल्टरेशन के समय आपको परमिशन लेना पड़ेगा, कन्वर्जन कर सकते हो आप, रीजनल डायरेक्टर का परमिशन लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर को नोटिस देना पड़ेगा, जनरल मीटिंग करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में भी नोटिस जाएगा। अगर फ्रॉड हुआ है, अगर फ्रॉड किया पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या फॉर एग्जाम्पल जिस ऑब्जेक्ट के था उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, तो उस केस में आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, एंड लाइसेंस कैंसिल करते समय जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं पेनल्टी एंड पनिशमेंट एंड कॉन्ट्रावेंशन। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों अगर कंपनी कोई डिफ़ॉल्ट करती है कंप्लाई करने के लिए कंडीशंस को, तो उस केस में उसको पनिशेबल ऑफेंस है। कौन सा ऑफेंस होता है? अगर कंपनी की बात करो तो कंपनी को आप जेल में डाल सकते हो, तो उस केस में कंपनी को क्या होगा, सिर्फ 10 लाख रुपीज़ का फाइन होगा या 1 करोड़ रुपये का फाइन। इन दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी का सीरियस ऑफेंस है तो शायद वो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है, बट एटलीस्ट मिनिमम 10 लाख से स्टार्ट होगा, विच मे एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज़। अगर कोई डायरेक्टर ऑफिसर इन्वॉल्व है इसमें तो उनको फाइन भी होगा, 25,000 से लेके 25 लाख रुपीज़ तक उनको फाइन होगा। ठीक है, याद रखना वो जेल में भी जा सकते हैं। एंड ऐसे डिफ़ॉल्ट को अपन क्या कहेंगे, ऐसे डिफ़ॉल्ट को अपन कहेंगे अंडर सेक्शन 447, मतलब 4 लोग मिलके साथ में फ्रॉड कर गए, तो ये धोखाबाजी का सेक्शन है 447, मतलब 4 लोग मिलके साथ में क्राइम कर गए, तो ये 447 कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना ये पेनल्टी क्या है, 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए अगर कंपनी है तो, 25,000 से लेके 25 लाख अगर कोई इंडिविजुअल इंसान है तो। ठीक है, तो ये समरी थी सेक्शन 8 कंपनी की जो अपन ने बताया था। एंड अगर मैं बात करूँ कुछ रिलैक्सेशन दिया, रिलैक्सेशन मतलब कुछ एग्जामेशन दिया सेक्शन 8 कंपनी को। कौन से एग्जामेशन है? जैसे यहाँ पे जनरल मीटिंग की नोटिस बाकी कंपनीज के लिए 21 डेज़ का होता है, और इन कंपनी के लिए 14 डेज़ का होता है। इनके यहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनको एग्जामेशन दिया है क्योंकि इनका प्रॉफिट कमाना ही नहीं इंटेंशन। इनकी यहाँ पे नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन कमेटी, शेयर होल्डर कमेटी ये बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इनके यहाँ पे ना लेस कंप्लायंस होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंपनीज, इनके यहाँ पे बहुत कम कंप्लायंस किया जाता है, तो ये इनको बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर अपन ने सेक्शन 8 कंपनी पढ़ लिया, तो बनाते कैसे, उसको अल्टरेशन कैसे करना है, एंड प्लस उसको रिवोकेशन कैसे होता है, तो ये सब अपन ने पढ़ा। अगर पैसा कहीं बचता है तो किसी सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफ़र होता है, या तो इंश्योरेंसी बैंकरप्सी फंड में भी ट्रांसफ़र होता है। तो अपन ने यहाँ पे पनिशमेंट पढ़ लिए, या अमलगमेशन भी हो सकता है दूसरे सेक्शन 8 कंपनी के साथ साथ जो सिमिलर उसका ऑब्जेक्टिव है ना। चलिए अभी अपन देखेंगे केस लॉ, जो लास्ट ईयर आई थी केस लॉ, वो अपन पढ़ेंगे। ये केस लॉ आपके सामने, इसका आंसर राइटिंग भी बताऊंगा कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है। मैंने अभी टॉपिक पढ़ा दिया सेक्शन 8 कंपनी, अब इसका आंसर कैसे लिखना है। देखिए पहले क्वेश्चन समझते अपन क्या है, देन उसके नीचे अपन इसका आंसर लिखेंगे। तो अपना क्या होगा, सिलेबस खत्म होगा, सेक्शन 8 कंपनी क्या आती, कैसे बनाते, अल्टरेशन कैसे करते, अपन ने क्वेश्चन देख लिया प्लस सॉल्व भी कर लिया, तो आपने पॉइंट्स फिक्स हो जाएगा दिमाग में। चलिए तो क्या क्वेश्चन है, पी क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म as a limited liability under the Section 8 companies with the object of promoting cricket उनका ऑब्जेक्ट था by arranging introductory video courses at district level and friendly matches. The club has been earning surplus. अभी इस क्लब को प्रॉफिट होगा, of let the affairs of the company are conducted fraudulently. तो इनका जो अफेयर्स था वो फ्रॉड के बेसिस पे चल गया, एंड डिविडेंड भी दिया उन्होंने, वाह वाह वाह। एंड मिस्टर वाई जो मेंबर था डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लेंट with the regulatory authority to curb the fraudulent activity by cancelling the license given to the company. अब इसमें से कोई एक मेंबर था बेचारा वाई, बहुत अच्छा था, तो ये जो कंपनी थी जो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए बनाई गई थी, इसमें प्रॉफिट होता है, तो ये ना फ्रॉड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये प्रॉफिट डिविडेंड भी डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इज़ देयर एनी प्रोविजंस अंडर द कंपनीज आर टू रिवोक द लाइसेंस, कोई ऐसे प्रोविजन जिसमें रिवोक किया जाएगा लाइसेंस, अगर है द रिलेवेंट प्रोविजंस बताइए कौन सी है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या कंपनी वाउंड अप हो सकती है, एंड तीसरा, क्या ये जो क्रिकेट क्लब है ये किसी और जेड नेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग
क्या इनके साथ इनका अमलगमेशन हो सकता है क्या। कितने मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा बच्चों, 7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा, तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अब आपको तो समझ गया इसका कि पहला ये तो इन्होंने जो काम किया है वो फ्रॉड पर्पज़ के लिए काम किया है, दूसरा इन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है तो इसका रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस होगा, ये पहले आपको समझा। दूसरा केस क्या पूछा यहाँ पे, क्या वाइंड अप हो सकता है, यस वाइंड अप हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि अमलगमेशन हो सकता है बट सेम कंपनी होनी चाहिए। 7 मार्क के लिए। अभी दिमाग में आ गया स्टार्ट कैसे करना है, तो बता तो आंसर कैसे लिखना है बच्चों। जब भी आप आंसर लिखोगे तो बहुत यार ने यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूरे 6 मतलब 7 मार्क के लिए टोटल, तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन समझा जाएगा ये। तो पहले का आंसर अपन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, प्रोविजन क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन यहाँ पे लेंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट ऐसे ही होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट अपन लेंगे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन में लेंगे सेक्शन 8। क्या लिखेंगे, सेक्शन 8 एंड सबसेक्शन 6, जो बात करता है बच्चों किसकी बात करता है, रिवोकेशन, क्योंकि टॉपिक वही है, रिवोकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रिवोकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या टॉपिक है उसको पहले बता दीजिए इंट्रोडक्शन में, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंदर लिखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या लिखने का, द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक द लाइसेंस, द लाइसेंस granted under section 8, granted under section 8 if, ठीक है। क्या लिखा, सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 रिवोकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक द लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 8 इफ, अगर इफ ऐसा होता है तो क्या होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, द कंपनी कॉन्ट्रावेंस, कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रावेंशन करती है। क्या कॉन्ट्रावेंशन करती है, कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी रिक्वायरमेंट, कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी रिक्वायरमेंट किसके अंडर, ऑफ सेक्शन 8, ऑफ सेक्शन 8। और सेकेंड पॉइंट पे क्या लिखा था अपन ने, द कंपनी कंडक्ट, कंपनी क्या करती है, कंपनी कंडक्ट इट्स अफेयर्स, इनके जो अफेयर्स है मतलब बिजनेस, इट अफेयर्स फ्रॉडेंटली, क्या करते हैं ये, फ्रॉडेंटली के बेसिस पे, मतलब फ्रॉड के बेसिस पे ये क्या करते हैं, इनके ऑब्जेक्ट को ये प्रमोट करते हैं फ्रॉडेंटली, और इन द मैनर ऑफ वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और इन द मैनर वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वायलेशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। मैं भी फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चों अपने पास टाइम नहीं है, तो हैंड राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो जाएगा क्योंकि आईपैड में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो समझ लेना, आपसे मैं बताऊँगा कि आपको कंडीशंस क्या, रिक्वायरमेंट क्या, वो बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे अपन जो केस को हमें बोला वो मतलब बोलेंगे इन द गिवन केस, क्या बोलेंगे, इन द गिवन केस। जो अभी इन द गिवन केस में क्या बोला है, जो क्वेश्चंस पूछा था इन द गिवन केस में बोला है कि पी क्रिकेट क्लब, कौन सा केस था, पी क्रिकेट क्लब, ये केस था। तो ये इस केस में क्या हुआ है, पेड डिविडेंड, इन्हें क्या किया बच्चों, पेड डिविडेंड, इन्होंने डिविडेंड दिया, पेड डिविडेंड टू इट्स मेंबर, पेड डिविडेंड टू इट्स मेंबर, सॉरी पेड डिविडेंड टू इट्स मेंबर, इनके मेंबर्स को इन्होंने डिविडेंड दे दिया, ठीक है मेंबर्स। एंड ब्रैकेट में लिखने का विच इज, ब्रैकेट में लिखने का विच इज, क्या लिखने का, विच इज प्रोहिबिटेड अंडर, विच इज प्रोहिबिटेड अंडर, कौन से सेक्शन के अंडर आता है, अंडर सेक्शन 1, सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी, याद रखना। एंड इसका जो अफेयर्स था वो क्या है, एंड कंडक्टेड इट्स अफेयर, एंड कंडक्टेड इट्स अफेयर्स फ्रॉडेंटली, मतलब इन्होंने क्या किया, जो भी इनका अफेयर्स था वो कैसे किया, इन्होंने फ्रॉडेंटली बेसिस पे किया है, फ्रॉड किया है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी लिखने का हेंस, इसलिए मैं कहता हूँ हेंस, इसलिए मैं कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस, हेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, में रिवोक करेगा इट्स लाइसेंस,
its license after giving a क्या आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल, अपन ने पढ़ा था डिसीजन पास करने के एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये आपको 2 मार्क के लिए, मतलब 6 मार्क का क्वेश्चन था, बट 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन थे। उन्होंने बोला कि इन्होंने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया क्या आप उसको कैंसिल कर सकते हो क्या? तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए इंट्रोडक्शन में सेक्शन 8 सबसेक्शन 6, अगर सेक्शन नहीं याद रहा तो एज पर द कंपनीज एक्ट, तो क्या लिखा है, रिवोकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोकेशन कब करता है, पहले बता दीजिए प्रोविजंस को। जब आप पहले प्रोविजंस बताओगे देन उसके बाद ये आंसर को एक्सप्लेन करना, सीधा मत बोलना नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो क्या लिखा आपने, द कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी रिक्वायरमेंट या सेक्शन अंडर सेक्शन 8, या कंपनी कंडक्ट इट्स अफेयर्स, कंपनी अपने अफेयर्स को फॉर्डनेट बेसिस पे कंडक्ट करता है। तो इन द गिवन केस जो प्री क्रिकेट क्लब है उसमें उन्होंने डिविडेंड पे किया मेंबर्स को, सो विच इज़ प्रोहिबिटेड and conduct its affairs for other purpose, the central government may revoke the license after giving opportunity of being heard। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ जाता। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन ये बोला है या उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट कंपनी बी कन्वर्ट इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी, ठीक है, और द कंपनी वाइंड अप। तो कंपनी जनरली मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या वो ऑर्डर पास कर सकता है कि एक तो काम कीजिए, अगर आपसे नहीं होगा पॉसिबल तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए किसी भी फॉर्म में, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, किसी भी फॉर्म में, बट सेक्शन 8 कंपनी मत रखिए, या तो वाइंड अप कर दीजिए, ये ऑप्शन दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी सेकेंड, वेदर द कंपनी में भी वाउंड अप, क्या कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, कंपनी को बंद करना पड़ेगा? क्या आंसर आएगा बच्चों, यस। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है क्या इस सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस कैंसिल होगा, तो इसका आंसर यस। क्या लिखेंगे, वंस द लाइसेंस इज रिवोक, एक बार आपका लाइसेंस, वंस द लाइसेंस इज रिवोक, एक बार आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया, एंड द कंपनी इज फाउंड, कंपनी मिली है टू बी फंक्शन या फंक्शनिंग फ्रॉडुलेंटली, या आप देख सकते हो फंक्शनिंग फ्रॉडुलेंटली। इसका मतलब क्या बच्चों पता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है मतलब जिसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है उसके बाद भी वो फॉरवर्ड पर्पस कंटिन्यू कर रही है अगेंस्ट इस ऑब्जेक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सीधा वाउंड अप का ऑर्डर पास कर सकता है। तो क्या कर सकता है इस केस में, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट इट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट इट बी वाउंड अप, सेंट्रल गवर्नमेंट वाउंड अप का ऑर्डर पास कर सकता है अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 7, है ना। या इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं आप सेक्शन 271, ट्रिब्यूनल भी पास कर सकता है ऑर्डर, ट्रिब्यूनल आल्सो पास द ऑर्डर, तो इस केस में ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर पास कर सकता है, यस और नो। चलिए, तो हेंस इसलिए दस द पी क्रिकेट कप में भी वाउंड अप बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इतना लिखने का। 10 नीचे आंसर, 10 द पी क्रिकेट क्लब, जो पी क्रिकेट क्लब था मे बी वाउंड अप, वो वाउंड अप हो सकता है, वाउंड अप बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, on the recommendation of central government, मैंने शॉर्टकट में लिखा आपको कि आपका ऐसा आंसर आना चाहिए। देखा जाए तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोविजन को एक्सप्लेन कीजिए कि लाइसेंस रिवोक हो सकता है कंपनी का, फाउंड अगर कंपनी फॉरवर्ड बेसिस पे काम कर रही है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑर्डर पास कर सकता है वाउंड अप के लिए, या तो ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर पास कर सकता है आफ्टर द रिकमेंडेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पूछा है वेदर द पी क्रिकेट क्लब कैन बी मर्ज, क्या पी क्रिकेट क्लब मर्ज कर सकता है, तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 10, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 10, ये क्या कहता है बच्चों, इसमें क्या है कि आप मर्ज कर सकते हो किसी और कंपनी के साथ, तो ये सेक्शन 8 कंपनी कैन बी मर्ज विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी जिनका सिमिलर ऑब्जेक्ट है। बट अभी इसने क्या बोला, नेटवर्किंग, अब नेटवर्किंग थोड़ी इनका सेम ऑब्जेक्ट है,
तो मर्जर इज़ प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे कहेंगे सेक्शन 8 सबसेक्शन 10 के हिसाब से जो मर्जर होने वाला है उसको प्रोहिबिट किया जाएगा, बिकॉज ये सेम नहीं है। बिकॉज ये क्या नहीं बच्चों, बिकॉज ये सेम नहीं है। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। तो इस केस में क्या लिखोगे आप, नो लिखोगे। बट नो लिखने के पहले आपको सेक्शन 8 सबसेक्शन 10 में बताना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा अमलगमेशन होना चाहता है, अमलगमेशन, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सेम सेक्शन 8 कंपनी होना चाहिए, सिमिलर ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए। तो उसी केस में आपको क्या होना चाहिए बच्चों, उसी केस में आपको बताना चाहिए कि ये अमलगमेशन हो सकता है। ठीक है, आपको समझा सबको यहाँ तक सेक्शन 8 कंपनी का? कोई दिक्कत है बताइए सेक्शन 8 कंपनी का? किसी को कोई ऑब्जेक्ट है सेक्शन 8 कंपनी का तो बता दीजिए, कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट पूछना आपको? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेक्शन 8 कंपनी, तो सेक्शन 8 कंपनी को अभी मैं अगर रिवाइज करना है मुझे, तो मैं कैसे रिवाइज करूँगा बच्चों? तो रिवाइज करने की बहुत सिंपल प्रोसेस मैं आपको बताऊँ। देखिए 3 सेक्शन है रखना जिस पे क्वेश्चन हमेशा आता है। एक आता है बच्चों जो मैंने बताया सेक्शन 8 के अंदर, सेक्शन 8 के अंदर याद रखना सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 जिसमें रिवोकेशन, रिवोकेशन इज फिक्स। सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 रिवोकेशन इज फिक्स। तो सेक्शन 6 रिवोकेशन इज फिक्स मतलब 8 के अंडर। फिर उसके बाद आएगा 8-7, 8-7 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगा, ठीक है। एंड सेक्शन 271 में ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा। एंड 8-10 में क्या होता है, 8-10 में अमलगमीशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो 8 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 10। तो सबसेक्शन 6 क्या कहता है, रिवोकेशन फिक्स। सबसेक्शन 7 वाउंड अप का ऑर्डर। सबसेक्शन 10 अमलगमेशन। तो अगर मैं बात करूँ सेक्शन 8 को मुझे 5 मिनट में रिवाइज करना है, तो क्या सर मैं सेक्शन 8 कंपनी को 5 मिनट में रिवाइज कर सकता हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल हाँ कर सकते हो। आखिर बंद कीजिए, मैं बताता हूँ। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है। आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एनवायरमेंट, सोशल चैरिटी सब कुछ कर सकते हो। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस लेना पड़ेगा। यस बिल्कुल लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा, अगर इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट के लेना पड़ेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी को डेलीगेट किया है, तो आप आरओसी के पास भी जा सकते हो, रीजनल डायरेक्टर के पास भी जा सकते हो। नेक्स्ट, अगर इन केस आपको एमओए का काम करना है चेंजेस का, तो उस केस में आरडी के पास जाना पड़ेगा, रीजनल डायरेक्टर के पास। अगर आपको कंपनी का नॉर्मल काम करना है तो आरओसी के पास जाना पड़ेगा। तो देखिए कितना सिंपल था। तो करना क्या, INC 32 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, बस स्पाइस फॉर्म प्लस फीस, एमओए एओए की कॉपी, एक डिक्लेरेशन फ्रॉम CS या CMA एंड एक डिक्लेरेशन फ्रॉम द सब्सक्राइबर। एंड 3 साल के नेक्स्ट फ्यूचर के 3 साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक एस्टिमेटेड आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये फाइल कर दिया तो फॉर एग्जांपल उस केस में आपका क्या हो जाएगा, उस केस में आपका आरओसी क्या कर दे आपको, या फॉर एग्जांपल आरडी क्या करेगा, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। सीधी सी बात है। बट अभी आपको अल्टरेशन करना, आपकी कंपनी बन चुकी है, अभी आपकी एमओए में अल्टरेशन करना, चेंजेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, INC 18 में रीजनल डायरेक्टर को नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि एमओए रीजनल डायरेक्टर के पास जाता है। INC 18 में नोटिस जाएगा उसको, उसके साथ इनकम टैक्स ऑफिसर को जाएगा, चैरिटी टैक्स कमिश्नर के पास जाएगा, या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी के पास जाएगा कि 60 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन है तो रेज कीजिए। उसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर में भी एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा INC 19 में, एक इंग्लिश में जाएगा, एक हिंदी या मराठी जो भी आपके रीजनल लैंग्वेज उसमें जाएगा। उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो उस केस में रीजनल डायरेक्टर आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा आफ्टर द अमेंडमेंट। येस और नो, बट आफ्टर अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देने के बाद। फिर तीसरा क्या होगा सर, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल कर सकती है? यस कर सकती है। 3 केसेस में, कौन से, अगर आपने फ्रॉड किया या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया या आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो उस केस में वाउंड अप हो सकता है। कौन से इसमें लिखा, आर्टिकल सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 के अंडर लिखा है। 6 रिवोकेशन इज फिक्स। देन 8 सबसेक्शन 7 में सेंट्रल गवर्नमेंट में पास द वाउंड अप ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ 8 सबसेक्शन 6। फिर 271 के अंडर ट्राइब्यूनल भी ऑर्डर पास कर सकते हो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देन आएगा 8 सबसेक्शन 10 जिसके अंदर वो अमलगमेशन कर सकते हैं क्या? यस। तो सेक्शन 8 कंपनी अमलगमेशन कर सकती है दूसरे सेक्शन 8 कंपनी के साथ, बट उन दोनों का सिमिलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सिमिलर इंटेंशन होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। सबका समझा कितना ईजी है? एंड इन केस अगर कंपनी को वाइंड अप करना है, तो उस केस में कोई भी प्रॉफिट होगा, सरप्लस होगा, तो वो दूसरे सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर किया जाएगा, या तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड में चला जाएगा। तो इतने ऑप्शन है आपके पास। देखिए बताइए सेक्शन 8 कंपनी क्यों डिफिकल्ट लगता है, और बताइए ऐसा कौन सा क्वेश्चन है या कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आता सेक्शन 8 कंपनी का। कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि सर ये टॉपिक नहीं समझते यार लॉ में, इसमें दिक्कत आती है सर, इसका बता दीजिए 5 मिनट में कैसे रिवाइज करना है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सेशन कैसे लगा। बट कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास ऐसा है तो बता दीजिए। इसके बहुत सारे आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर सकते हैं। इसके इर्द गिर्द ही सब क्वेश्चन है, इसके बाहर कोई दूसरा सिलेबस नहीं है जो आप देखोगे। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
यस, चलिए। तो ये था अपना सेक्शन 8, और मैंने यहाँ पे आपको रिकैप करने के लिए नीचे पॉइंट्स भी दिया है। ये नोट्स भी बहुत अच्छी बनाई है, सिर्फ मैंने आपके लिए बहुत अच्छी नोट्स बनाई है, सिर्फ आप ही के लिए मैंने ये नोट्स बनाई है, बहुत अच्छे से बनाई है। और इन केस बच्चों ऐसा होता है कि इनकेस अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि सर अगर ये कंप्लायंस कोई नहीं करेगा तो पेनल्टी क्या है, अपन ने पढ़ा था 447, सेक्शन 447, चार चार लोग मिलकर साथ में फ्रॉड करते हैं ऐसे याद करने का। उसमें लिखा था अगर कोई भी कंपनी ऐसी फ्रॉड करती है तो उस केस में मिनिमम पेनल्टी कितना होगा, मिनिमम पेनल्टी कितना होगा बच्चों उस केस में, आपको मैंने बताया था कितना होगा मिनिमम पेनल्टी, बताइए जल्दी। 10 लाख रुपीज़ विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज़, कम से कम 10 लाख रुपये, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये होगा कंपनी के केस में। अगर कोई ऑफिसर्स है तो 25,000 से लेकर 25 लाख के बीच में उसको पेनल्टी हो जाएगा। तो ये था उसका पेनल्टी का केस। तो ये अभी अपन ने पढ़ लिया, पेनल्टी पढ़ लिया, एप्लीकेशंस पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। हमें क्लियर टू आ गया फ्यू। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।